PSL का सुल्तान प्रेजेंटेड बाय क्लेयर टेलीनॉर एंड पावर्ड बाय सनसेट में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। सच अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू कोयटा ग्लैडिएटर्स हु हैज प्लेड रियली वेल एंड क्वालिफाइड फॉर द प्लेऑफ्स। पहली टीम है जो कि प्लेऑफ्स में फाइनल हुई है और स्लो एंड स्टेडी विंस द पेस। तो यही होता है ना कि मुसलसल समझा जा रहा था कि जो कोयटा ग्लैडिएटर्स हैं वो बहुत हल्का खेल रही है, मगर वो ज़बरदस्त कहते हैं ना कि उन्होंने कम बैक किया है और आज इस्लामाबाद यूनाइटेड को 109 रन्स के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी है। इस फतह के साथ वो प्ले ऑफ्स में क्वालिफाई कर गई है और जो टारगेट था वो 264 था, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड सिर्फ 154 बनाई और रन्स बना सकी। तो मैच पे डिस्कस करेंगे, प्लेऑफ्स के बारे में डिस्कस करेंगे और कंडीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इन सब डिस्कशन के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट एंड साबिक चीफ सिलेक्टर वन एंड ओनली हारून रशीद साहब। सर, व्हाट अ बिग विक्ट्री। बहुत बड़ी विक्ट्री है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि आई थिंक क्लिनिकल परफॉर्मेंस हर डिपार्टमेंट में जो है उन्होंने उनको आउटप्ले किया। टॉस जीता इस्लामाबाद यूनाइटेड ने और वो समझ रहे थे कि हम इनको रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे राउंड अबाउट 180-190 क्योंकि पिच आज बहुत अच्छी थी, लेकिन क्या बैटिंग की है। आई थिंक रूसो ने और हसन नवाज़ ने आज बैटिंग करके जो है वो साबित कर दिया कि ऑन अ गुड बैटिंग पिच अगर आप अक्लमंदी के साथ बैटिंग करें और सामने जो मर्ज़ी आपके पास अगर बॉलर्स हों आप उनको किसी भी तरीके से खेल सकते हैं। 263 फॉर 3 इन 20 ओवर्स एक बहुत बड़ा टारगेट था जिसमें 2 सेंचुरीज प्रॉब्ली पहली दफ़ा हुई होंगी T20 में। और हसन नवाज़ जो है वो आज देखें ऊपर आए हैं बैटिंग करने तो उनको ज़्यादा नंबर ऑफ बॉल्स मिली, लेकिन उन्होंने भी 100 रन्स किए 45 ऑड बॉल्स पे। इसी तरह रायल रूसो ने 100 रन्स किए, वो भी 45 ऑड बॉल्स पे। और आप दूसरी तरफ देखें कि जो इनके मेन बॉलर्स थे, चाहे वो इमाद वसीम हो, नसीम शाह हो या होल्डर हो या डॉर्शेस हो, सब ने 10 और 11 रन से ज़्यादा के कंसीड किए। उनकी एवरेज जो थी बन रही थी 50 से ज़्यादा रन 42 रन इमाद ने दिए हैं जो कि 4 ओवर में 10 का एवरेज बनता है। और जबकि अगर आप देखें 1 for 55 नसीम शाह, इसी तरह डॉर्शेस का भी और उसके साथ होल्डर ने भी इतने रन दिए। जब आपके मेन बॉलर्स इतनी बुरी तरीके से अगर मार खाएंगे तो ये तो हो ही नहीं सकता कि रन जो है वो 260 ना लगें। दूसरी तरफ अगर आप देखिए आज 7 बॉलर्स आजमाए, इससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कितने ज़्यादा इनको प्रॉब्लम था। बाद में वो तो आखिर की अगर ये पार्टनरशिप ना होती इमाद वसीम की और डॉर्शेस की तो ये टीम तो 100 से पहले आउट हो जाती। थोड़ा सा इमाद वसीम जो है उन्होंने 56 रन किए, डॉर्शेस ने 31 किए, तो थोड़ा स्कोर जो है वो बढ़ता हुआ 154 तक गया। लेकिन आई थिंक बहुत ही अच्छे अंदाज में क्वालिफाई किया है कोयटा ग्लैडिएटर्स ने प्ले ऑफ्स के लिए। सर बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर हम कोयटा ग्लैडिएटर्स की बॉलिंग पे बात करें तो मोहम्मद आमिर सर बिग नेम, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त कम बैक किया है। और अभी मैं उनकी पोस्ट मैच सुन रही थी उनका एक इंटरव्यू, तो कहते हैं कि मैं बाउंसर ऐसे मार रहा हूँ कि बैट्समैन को यही ना पता लगे कि ये मिड लेंथ पे आ रही है, ये अबव द विकेट आ रही है या ये बिल्कुल ओवर द हेड आ रही है। देखें ये सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये एक्सपीरियंस शो करता है। देखें ऐसी हर कोई नहीं कर सकता जैसे आमिर ये कह रहे हैं, क्योंकि आपको एक स्पॉट को हिट करना होता है, वहीं से आप जो है वो गेंद को सर के ऊपर से भी निकालते हैं और कितना आपने उसको हिट करना है कि वो गेंद जो है वो आपकी शोल्डर लाइन पे आए या उसके ऊपर आए। आज आमिर ने जिस अंदाज में बॉलिंग की है, देखें 263 रन का टारगेट बहुत बड़ा था और इनको पता था आमिर को कि शुरू में हम पे अटैक करेंगे और इसलिए उन्होंने विकेट के दरमियान बॉलिंग की है। और आप देखेंगे 2 ओवर में 3 आउट कर लेना, उसके बाद तो कमर तोड़ के रख दी थी ना। 5 ओवर में आपके पावर प्ले में ये कितनी आला बॉलिंग, ये वाला जो बाउंसर था और उतना ही अच्छा कैच हुआ। आप ये देखें कि बाउंसर ऐसा था कि बहुत तेज़ आएगा लेकिन वो इतना तेज़ नहीं आया। उन्होंने अपने स्ट्रोक को चेक किया सलमान अली आगा ने, लेकिन गेंद जो है वो पॉइंट की तरफ गई और बड़ा ही अच्छा कैच किया मोहम्मद वसीम ने। सो 263 रन के ऊपर तो अटैक करना ही था उन्होंने, इसलिए अर्ली विकेट्स गिरने के चांसेस थे, लेकिन ऐसे नहीं थे जैसे आमिर की अच्छी बॉलिंग की वजह से 3 विकेट्स 2 ओवर में। उसके बाद तो आमिर ने 2 ओवर किया ही नहीं, वरना हो सकता है कि ये 5 विकेट्स ले सकते थे आज अगर वो आखिर के ओवर्स में बॉलिंग करते तो हो सकता है डॉर्शेस को या उसको इमाद वसीम को तंग कर सकते थे। लेकिन स्टिल आई थिंक बहुत ही रिमार्केबल विक्ट्री है और आई थिंक अब दूसरी तमाम टीमें जो है ना वो कोयटा ग्लैडिएटर्स को खेलते हुए जो है वो घबराएंगी, इसलिए कि उनकी अब मतलब उन्होंने अपने आप को बड़ा अच्छा
कॉम्पोजिशन उन्होंने बना ली है, उनके बैटर्स डिलीवर कर रहे हैं, उनके बॉलर्स डिलीवर कर रहे हैं और उनके फील्डर्स उनको बैक कर रहे हैं। आप देखेंगे तमाम के तमाम बॉलर्स ने आगे आज चिप इन किया, चाहे वो आमिर हो, चाहे वो फ़हीम अशरफ हो, चाहे वो आपके अबरार अहमद हो। सो ये अगर यूनिट इस तरह काम करने लगे कि हर यूनिट का जो सेगमेंट है अपने अपने सेगमेंट में वो अपना रोल प्ले करें, तो आपकी टीम जो है वो जीतने के करीब पहुंचती है और जीत जाती है। जैसे आज हमने कोयटा ग्लैडिएटर्स को देखा, ना सिर्फ इस मैच में बल्कि पिछले मैचेस में भी हमने देखा। बिल्कुल सर, हम बात भी कर रहे थे कि जिस तरह उन्होंने स्लो एंड स्टडी कम बैक किया है, वो कहते हैं ना कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, इट्स अ कोट। एग्जैक्टली ये आज प्रूव किया उन्होंने, आज प्रूव किया। देखें अब तो पहली टीम बन गई, यानी कहाँ वो लग रहा था कि सबसे वीक आउटफिट है इस PSL 10 में, लेकिन अब देखेंगे ऐसे लग रहा है कि सबसे स्ट्रॉन्ग आउटफिट बन रही है। दूसरी टीम जो मुझे नजर आ रही है वो पेशावर ज़ल्मी है, जो फिर राइट टाइम पे पीक करने की कोशिश कर रही है। उसको भी 2 मैचेस उसके पास हैं, 1 मैच जीतना है उन्होंने क्वालिफाई करने के लिए। जो सबसे ज़्यादा प्रेशर अब पड़ गया है वो लाहौर कलंदर पे पड़ गया और इस्लामाबाद यूनाइटेड पे पड़ गया। इनकी मस्ट विन सिचुएशन है, अगर ये मैचेस नहीं जीतेंगे तो बहुत मुश्किल है कि ये आगे जा सके, क्योंकि दूसरी टीमें जो वाय कर रही हैं वो ऑलरेडी 10-10 पॉइंट पे ही खड़ी हैं। 8 पॉइंट पे अगर खड़ी है पेशावर ज़ल्मी, जब हम ये देखेंगे पॉइंट्स टेबल तो हम आपको बताएंगे कि आप देखेंगे ग्लैडिएटर्स जो है वो इस वक्त 13 पॉइंट के साथ क्वालिफाई कर गई हुई है, किंग्स 10 पॉइंट पे है, 2 मैच इनके बाकी है। और दूसरी तरफ आप यूनाइटेड को देखें कि वो भी 10 पॉइंट के साथ है लेकिन 1 मैच बाकी है, यानी इनके पास 2 पॉइंट्स है, वेयर एज किंग्स के पास 4 पॉइंट्स हैं। सो अगर उसके बाद कलंदर को देखें 9 मैच, 1 मैच उनके पास है, 9 पॉइंट्स हैं। अगर ये यूनाइटेड और कलंदर्स अगर अपने मैच हार जाती हैं तो ये 10 पे ही रहेगी यूनाइटेड और कलंदर 9 पे रहेगी, दूसरी टीमें जो हैं 8 से 10 पे, 10 से 12 पे चले जाएंगी। तो इसलिए किसी एक टीम का जो है ना, मुझे इस वक्त कलंदर और यूनाइटेड में ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई टीम मुझे बाहर होने के चांसेस नजर है, प्रोवाइडेड कि ज़ल्मी एक बुरे मैचेस ना खेल जाए। अगले दोनों मैचेस ज़ल्मी को अच्छे खेलने होंगे अगर उन्होंने क्वालिफाई करना है। कराची किंग्स को 1 मैच जीतना है, वो भी बड़ा कल उनका क्रूशल मैच है। अगर वो जीत लेते हैं तो कराची भी थ्रू हो जाएगी। सो बड़ी इंटरेस्टिंग बैटल है, 5 टीमों में से 2 टीमें लग रही हैं कि उनमें से कोई एक आध टीम ने बाहर होना है। सर बिल्कुल ऐसा ही है। सर हमने देखा कि आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच था और इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर हम बात करें तो आप क्या समझते हैं कि शादाब का ना होना टीम का मोरल डाउन है कि कोई सिचुएशन और है, बिकॉज नथिंग इज वर्किंग विद देम? नहीं, इसलिए कि देखें ये तो बात फैक्ट है ना कि आपका कैप्टन नहीं है आपके साथ। दूसरा, आपका जो मेन प्लेयर जो कंट्रीब्यूटर था कॉलिन मनरो, वो आज नहीं खेल सके। सो जब 2 इतने इंपॉर्टेंट आपके प्लेयर्स अगर टीम में 11 में ना हो तो थोड़ा सा असर तो उनके ऊपर पड़ता ही है। और वैसे ही देखें जब आप हारते हुए आ रहे होते हैं ना तो आप लो होते हैं ऑन कॉन्फिडेंस। सो कॉन्फिडेंस लो था, 2 मेन प्लेयर्स उनके नहीं थे और उसके बाद वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह का ऑनस्लॉट होगा। जैसे उन्होंने देखा कि रायल रूसो ने और हसन नवाज ने जिस तरीके से उनकी बॉलिंग को ट्रीट किया, यानी उनके बॉलर्स को समझ ही नहीं आ रही थी कि हम कहाँ बॉलिंग करें। इतनी अच्छी बैटिंग पिच थी। अभी कल ही आप हम बात कर रहे थे आपस में, आप कह रहे थे कि जी बॉलर्स देख लें, आज फ्लैट विकेट थी, क्या हाल हुआ बॉलर्स का। बिल्कुल सर। सो जहाँ हल्की सी अच्छी पिच आती है वहाँ से बैट्समैन स्ट्रगल करता है तो शोर मचना शुरू हो जाता है जी कि विकेट अच्छी नहीं है। आज अगर बैट्समैन रन्स करके तो हम कह रहे थे विकेट अच्छी है। ऑल्दो इस्लामाबाद की विकेट पे पिंडी की विकेट पे इस्लामाबाद यूनाइटेड हैज वन मैचेस। हाँ नहीं, वो तो था, लेकिन द थिंग इज वो उस वक्त रोल में थे, यानी वो सारे मैचेस जीत रहे थे। 5 के 5 मैचेस ऑन द ट्रॉट वो जीते हुए थे, कॉन्फिडेंस आया था इसलिए वो जीतते गए। अब वो 3 मैचेस हार के पहुंचे थे वहाँ पर और वहाँ एक बहुत ही अच्छी पिच मिली और टॉस जीत के इन्होंने खुद बैटिंग करने के बजाय उनको बैटिंग की दावत दे दी। आई थिंक ये सारी चीज़ें बैकफायर की और उसके बाद आप देख लें कि जो रिजल्ट है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स की, उसमें कोयटा ग्लैडिएटर्स टॉस हारने के बाद उसको कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा। उन्होंने अपने जहन में ये नहीं लिया कि हम टॉस हार गए, उन्होंने कहा था हमने 2+ रन्स करने हैं, पिच अच्छी है, ग्राउंड छोटा है और उन्होंने उसका फ़ायदा लिया। देखिए कोयटा ग्लैडिएटर्स प्रेशर भी नहीं ले रहा बिकॉज आई थिंक दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट इन देयर गेम, दे आर इन देयर स्ट्रैटेजी, इन देयर स्वॉट एनालिसिस। और छोटी सी हमने ब्रांडिंग करनी है। ब्रांडिंग ये है कि अगर आप देखना चाहते हैं मैच से पहले प्रेडिक्शंस, एक्सपर्ट गेम एनालिसिस और मैच की ढेर अपडेट्स तो आप डाउनलोड कर सकते हैं माई टेलेनॉर ऐप और ये सब और बहुत कुछ वहाँ से आप देख सकते हैं और हासिल कर सकते हैं। जी सर। हाँ बिल्कुल। तो अब यह है कि अगले मैचेस जो है वो बड़े इंटरेस्टिंग हो गए हैं। अब लेट्स सी कि जो टीमें पेशावर ज़ल्मी, कराची किंग्स,
लाहौर कलंदर्स, फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड खुद, तो ये किस अंदाज में अपने अगले मैचेस खेलती हैं। और अगर ये अपना इनको जीतना, तो अब तो हर टीम के लिए लाजिम हो गया जीतना, क्योंकि बगैर जीतने की सूरत में टीमें जो हैं वो टॉप 4 में नहीं आ सकेंगी। मुकाबला काफ़ी सख्त है, इसलिए टीमों को गेयर अप ये करना चाहिए कि उनकी कोई कम से कम मिस्टेक्स हों। आज हमने देखा फील्डिंग भी आज बहुत बुरी थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की। सो फील्डिंग के शोबे में आई थिंक सब टीमों को जो है ना अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ जो भी हाफ चांसेस आते हैं ना, उनको अवेल करने की आपको ज़रूरत होती है। सर बिल्कुल, स्टैट्स के मुताबिक साहबजादा फरहान वो भी नहीं आज चल पाए, बिल्कुल नो, ही स्कोर्ड 1। उसके बाद अगर हम बात करें नीचे आए तो उसमें सलमान आगा जो हैं 6 उनकी बात अभी कर रहे थे, वो तो बाउंस वो वैसे ही डर गए थे। देखिए हम 2 प्लेयर्स के बारे में तो कह ही रहे थे ना, सलमान अली आगा अभी T20 में अपने आप को मैच्योर नहीं कर सके। दूसरा हम सऊद शकील के बारे में कहते हैं कि वो भी अपने आप को वो नहीं कर सके T20 में। लेकिन आई थिंक कोयटा ग्लैडिएटर्स में एक चीज़ ज़रूर है कि अगर सऊद शकील ने आज भी बुरा स्टार्ट नहीं दिया उनको, आउट हो गए वो, लेकिन यह है कि उनके साथ जो उनके प्लेयर्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं ना, जिस अंदाज में वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको ऐसी पोजीशन में ला के छोड़ते हैं जहाँ जीत आपको सामने नजर आ रही होती है, वो मैच विनिंग आपको नजर आ रहा होता है। अगर पहले बॉलिंग करते हैं तो रिस्ट्रिक्ट करते हैं अगली टीम को, अगर पहले बैटिंग करते हैं तो इतने रन्स बना लेते हैं वो कि अब उनका बैटिंग ऑर्डर भी सॉर्ट आउट हो गया। पहले वो उनको नहीं समझ में आ रहा था कि हम हसन नवाज को कहाँ यूज़ करें। आई थिंक अब स्टेबल हो गए हैं। आज आपने देखेंगे उन्होंने नंबर 3 रायले रूसो को भेजा और 4 पे हसन। सो दिस इज गुड थिंकिंग, I would say. So it was a viable to take this decision, because I think playoffs के लिए बहुत ज़रूरी था कि वो अपनी बैटिंग 11 जो है ना उनकी जो वो बनी हुई है कॉम्बिनेशन, वो उसी तरीके से जाए। तो बिल्कुल ऐसे ही क्रिकेट का नॉन स्टॉप फन हो या लाइफ में कुछ अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट हो तो लगाओ टेलीनॉर की वीकली प्राइम ऑफर और तुम भी करो हो वूहू। तो वूहू मोमेंट आज टेलीनॉर का क्या है, कौन से मैच के ग्लिम्पसेस जो हैं वो कैप्चर हुए हैं, आइए देखते हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स के रायली रूसो की परफॉर्मेंस देखी और ये था वूहू मोमेंट। छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप देख रहे हैं PSA का सुल्तान। PSA के सुल्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। आज का मैच जो है वो आज का मैच होने वाला है कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ दिस गेम एंड हाउ इम्पॉर्टेंट विल बी देयर पोजीशन ऑन द पॉइंट्स टेबल। सर थोड़ी सी अगर हम बात करें आज मैच के हवाले से, ज़ल्मी की अगर टीम देखें, स्क्वाड देखें, कराची किंग्स का स्क्वाड देखें, व्हाट शुड बी द चेंजेस और दे आर बेटर एट देयर पोजीशंस? देखिए पेशावर ज़ल्मी जिस अंदाज में खेलती हुई आ रही है ना, वो मुझे बहुत डेंजरस टीम लग रही है अब, क्योंकि उनका जो बॉलिंग यूनिट है वो भी बड़े अच्छे तरीके से खेल रहा है, परफॉर्म कर रहा है, और उसके साथ साथ उनकी बैटिंग यूनिट भी जो है उसकी फॉर्म वापस आ गई, बेहतर होगी। कराची किंग्स का प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि उनकी बॉलिंग जो है मुझे कोई इतनी अच्छी नहीं लग रही। अगर आप सामने देखें, ये तो पेशावर ज़ल्मी के स्क्वाड में आप देखें साइम अयूब की फॉर्म में वापस आना बड़ी प्लस पॉइंट है इनके लिए। बाबर आजम ऑलरेडी अच्छा खेल रहे हैं। मिचेल ओवन अभी जो है वो हारिस जो है वो भी कोई इनकन्सिस्टेंट है। हुसैन तलत अपना रोल पूरा प्ले कर देते हैं। अली रज़ा इनकी अगर बॉलिंग की तरफ हम आते हैं, अली रज़ा देखें बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। अलजारी जोसेफ जो है वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो इनके पास जो बॉलिंग जिस अंदाज में ये कर रहे हैं, इनके पास स्पिनर भी मौजूद हैं। तो ये मुझे लगता है कि सफियान मुकीम को खिलाएं या नहीं खिलाएं, ये भी देखना होगा कल कि उसके लिए उसको खिलाते हैं या ये अपने तीनों फास्ट बॉलर्स को ही खिलाते हैं। क्योंकि कल हमने आज देखा कि स्पिनर्स को कोई बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिल रही थी। अगर कुछ इसी तरह की पिच हुई तो ये एक आध स्पिनर के ऊपर ही चले जाएंगे। आरिफ याकूब इनके पास मौजूद है, लेकिन तो उसको पता नहीं खिलाते हैं या नहीं खिलाते, क्योंकि मेरे अपने नज़दीक ये अपनी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे टीम में। क्योंकि एक फास्ट बॉलर की जगह एक स्पिनर खेल सकता है। टॉम कॉलर की अगर हम बात करें तो वो भी परफॉर्म नहीं कर रहे। कैटमोर परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन आई थिंक वो टीम में रहेंगे। अभी कल तो उन्होंने मेरे ख्याल उसको ड्रॉप कर दिया था, लेकिन अब देखना होगा कि ये किस तरीके से अपने लास्ट ये इस गेम में किस तरह जाते हैं। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ कराची की टीम को देखें ना, कराची की टीम में मुझे उनकी बॉलिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि वो क्लिक नहीं कर रहे। चाहे आप देख लें आमिर जमाल को ले लें, आमिर जमाल जो है बिल्कुल ही बेस्ट फिट है। मीर हमज़ा ठीक बॉलिंग कर देते हैं। हसन अली ने अभी तक विकेट से बहुत लिए हैं, लेकिन पिछले मैच में उन्होंने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की। अब्बास आफरीदी बुरी बॉलिंग नहीं कर रहे, वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं।
कल की पिच के ऊपर भी वो मुझे लगता है कि बुरी बॉलिंग नहीं करेंगे। फिर खुशदिल शाह भी बीच में आके बॉलिंग करते हैं, लेकिन इनकी बैटिंग जो है ना टिम साइफर्ट और डेविड वार्नर और जेम्स विंस की गिर्दी घूम रही है। ये तीनों आके अभी बड़े बड़े रन तो नहीं किए इन्होंने, लेकिन चिप इन करते हैं छोटे छोटे स्कोर के साथ। खुशदिल शाह बीच में आके रन कर देते हैं, कभी नबी इरफान ने पिछला मैच जिताया था। सो मतलब बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इतनी बुरी नहीं लग रही टीम। अब्बास आफरीदी भी बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं और आगे 2-4 हिटें भी मार देते हैं। सो एज ए पैकेज टीम बुरी नहीं लग रही, लेकिन कहीं ना कहीं झोल है इनकी बॉलिंग डिपार्टमेंट में। वो उसका एडवांटेज जो है वो पेशावर ज़ल्मी को मिल सकता है, लेकिन स्टिल यू नेवर नो, क्योंकि किसी को भी क्लिक हो सकती है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि बॉलर तो बुरे नहीं है। आमिर जमाल प्रॉब्ली शॉर्ट ऑफ मैच प्रैक्टिस है, अनफिट था वो इस PSL से पहले, वो इतने ज़्यादा मैचेस खेला नहीं। अब ये आमिर जमाल को ही खिलाएंगे या नहीं, उन्होंने फील्डिंग भी इतनी अच्छी नहीं की थी। तो अब देखना होगा कि आमिर जमाल का रिप्लेसमेंट उनके पास क्या है और क्या ये करते हैं। लेकिन अगर हम पॉइंट्स टेबल को दोबारा एक दफ़ा देखें तो आपको कल के मैच की इंपॉर्टेंस का पता लग जाएगा कि दोनों टीमों के लिए मैच इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आप देखेंगे, अगर ज़ल्मी का और किंग्स का मैच है ना, किंग्स अगर ये मैच जीती है 9 मैच हो जाएंगे और 12 पॉइंट के पास चली जाएगी। अगर ज़ल्मी ये मैच जीतती है, जो कि बहुत ज़रूरी है ज़ल्मी को जीतना, ये 10 पॉइंट के पास चली जाएगी, तो ऑटोमेटिकली ऐसी जगह पे पहुंच जाएगी कि जहां अगर कोई भी इशू होता है तो नेट रन रेट के ऊपर कोई अगर खुदा ना खाता मैच उनके पास भी एक बाकी है। अगर आप देखें ना, इसीलिए कह रहा हूँ कि किंग्स और ज़ल्मी कल पूरी कोशिश करेंगे कि इस मैच को जीतें। जी सर, क्योंकि किंग्स के जीतने की सूरत में किंग्स थ्रू हो जाता है, क्वालिफाई कर जाता है। पेशावर ज़ल्मी जीतने की सूरत में ऑलमोस्ट 80% जो है ना थ्रू हो जाता है, क्योंकि फिर प्रेशर किसके ऊपर आ जाएगा, यूनाइटेड पे और कलंदर्स पे। उनके पास एक मैच है और उनका एक मैच जो है कलंदर्स का, तो एक मैच अगर वो जीतते हैं तो 11 पे पहुंचेंगे, अगर वो नहीं जीतते तो 9 पे ही रहेंगे, तो इसका मतलब वो आउट हो जाएंगे। बहुत लाइकलीहुड है अगर कलंदर अपना नेक्स्ट मैच हारती है तो वो आउट हो जाएगी। यूनाइटेड भी अगर अपना नेक्स्ट मैच हारती है तो वो मे बी 10 पॉइंट के साथ ऊपर रहे और नेट रन रेट में उसका होगा, क्योंकि आज उनका नेट रन रेट बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। आप देखें वो नेगेटिव में चले गए हुए हैं, -0.044 है। सो दूसरी टीमें अगर जीतेंगी उनका नेट रन रेट भी बढ़ जाएगा। सो 10 पॉइंट के ऊपर आके जो जिसका पॉजिटिव हो जाएगा नेट रन रेट, वो थ्रू हो जाएगा और इस्लामाबाद यूनाइटेड बाहर हो सकती है। तो इस वक्त कल का मैच जो है ना, आप की मैच है दोनों टीमों के लिए, और ये दोनों टीमें कल भरपूर कोशिश करेंगी कि ये जीतें। और इसीलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल आप देखिएगा कि बहुत ज़बरदस्त मैच होगा, जिसमें तमाम के तमाम दोनों टीमें जो है ना फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग में एक दूसरे को सबका एक ही जीतेगी। इसलिए एक जो भी देखे ना जीतेगी तो एक दो ऊपर चली जाएगी ना, जो नहीं जीतेगी उसके लिए मुश्किल हो जाएगी अपना आखिरी मैच। सो इसलिए ये कल पूरी कोशिश करेंगे कि कल का मैच जीतें और कल तीनों शोबों में ये बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देंगे। So let's see, hope for the best। मगर हमने देखना ये है कि मोस्ट विकेट्स पे और मोस्ट रन्स पे कौन से खिलाड़ी जो हैं वो इस वक्त जमे हुए हैं। तो इफ़ यू टॉक अबाउट सर मोस्ट रन्स, वैसे तो मोस्ट रन्स पे रिजवान थे, लेकिन लेट्स सी अभी भी रिजवान ही है। क्योंकि वो जो हमारा घोड़ा था वो बिल्कुल ही पिट गया है। वो 309 रन पे खड़ा है, तीसरे नंबर पे है। जो अगर फ़खर जमान तो 309 पे है। साहिबजादा फरहान जो है हमारा, ये लग रहा था कि ये इतना सरपट भाग रहा है कि ये 400-500 टच कर देगा, लेकिन उसके बाद से जो 2 से 3 इनिंग जो खेली हैं, और आई थिंक इसके रन्स ना करने की वजह से इस्लामाबाद यूनाइटेड को नुकसान हो रहा है। सो ये सेकंड नंबर पे अभी भी खड़े हैं, लेकिन एक मैच कल रह गया। अगर ये क्वालिफाई कर जाएंगे तो 1-2 इनिंग और मिलेंगी। फखर जमान के पास भी एक इनिंग है। टेबल में कोई चेंज नहीं आया, कोई आएगा चेंज इसलिए नहीं आया कि वो भाई साहिबजादा फरहान को थोड़ी सी जो है वो लू लग गई है, लगता है मुझे। तो ऐसा ही, लेकिन हम मोस्ट विकेट्स देखेंगे। छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं PSL का सुल्तान। PSL के सुल्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है, जैसे कहते ये है कि एक्टर का बेटा कभी एक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्रीन बड़ी ब्रूटल है। आपकी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो आप एक्सपोज हो जाते हैं अगर आप में सलाहियत ना हो। तो सर मैं आपसे पूछूंगी एक इंपॉर्टेंट यही सवाल, क्या क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं हो सकता। ये नहीं अगर आप ये कहें कि जी अगर मेरा बेटा है और क्रिकेट खेलता है तो क्योंकि मैं क्रिकेट खेला हूँ तो खेलेगा। नो, इसकी अपनी अपनी एक डायनामिक्स हैं। क्रिकेट एक बड़ी जितने भी आप क्रिकेटर्स को देखेंगे ना, वो इतनी आसानी से क्रिकेट नहीं खेले। उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ी, क्लब लेवल के ऊपर गए, स्ट्रीट क्रिकेट खेली, जितने बड़े बड़े नाम आप ले लें,
इंजमाम ले लें, मिसबा ले लें, सब कुछ जितने बड़े नाम लेंगे ना, उनका जब आप इनिशियल डेज देखेंगे ना, सो वो उनके बड़े टफ और बड़े मुश्किल गुजरे। लेकिन होता यह है कि क्योंकि माशाल्लाह क्रिकेटर्स जब बहुत वेल टू डू होके उनके बच्चे जो अच्छे अच्छे स्कूलों में जाना शुरू कर देते हैं, सो वो जो हार्ड वर्क वाला जो कॉन्सेप्ट अर्ली डेज में होता है वो प्रॉब्लम उन बच्चों में नज़र नहीं आता, क्योंकि उनको हर चीज़ जो है ना वो बनी बनाई मिलती है, उनको कंडीशंस बहुत अच्छी मिलती हैं, उनको आम क्लब में नहीं जाना पड़ता, इन्वायरमेंट बहुत अच्छी मिलती हैं, उनको बड़ी बड़ी अकेडमीज में प्रैक्टिस करने की होती है। देखें जितने भी इस वक्त मैं देखता हूँ, रमीज़ राजा ने अपने बेटे के लिए बड़ी कोशिश की, उसको कहा भी कि जाके आप खेलो, और हालांकि उसकी पहले उसने तालीम पूरी करवाई, लेकिन उस बेटे को शौक था कि मैं खेलूंगा क्रिकेट। खेला वो 2 से 3 साल उसने पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लगाया, लेकिन यह है कि वो परफॉर्म नहीं कर सका। इंजमाम का बेटा वो भी जो है आया अंडर 19 लेवल से, खेला, सब कुछ हुआ, लेकिन वो भी आगे नहीं जा सका। अब आजकल मिसबा अपने बेटे के पीछे जो है, हाँ मोइन खान साहब के बेटे, मोइन खान का बेटा तो कोशिश तो कर रहा है, लेकिन आई थिंक उसका तो एक दूसरा इशू है कि वो मेरे नज़दीक तो फिटनेस का बहुत बड़ा इशू है, जो कि उसको करना चाहिए। ये कहना तो मैं नहीं मानता कि अगर वो फिट हो जाएगा तो उसकी पावर ख़त्म हो जाएगी, ये नहीं हो सकता। ये मतलब ये एवं सी है, क्योंकि जितना ज़्यादा स्लिम हो के थिन हो के वो अगर मसल उसके स्ट्रॉन्ग होंगी तो हिटें तो वैसे ही लगेंगी ना। आपके पतले पतले लड़के जो हैं, बाबर आजम क्या है, हिट मार देता है तो बाहर चले जाता, साइम अयूब क्या है, हिट मारता तो ग्राउंड से बाहर बॉल जाती है। सो ये तो नोशन गलत है। सो मिसबा का बेटा जो है वो भी बड़ी कोशिशें कर रहा है, लेकिन आई थिंक उसकी भी परफॉर्मेंस कोई बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं है, इनकन्सिस्टेंट है। सो कादिर साहब के बच्चे भी, किसके कादिर साहब के बच्चे भी, कादिर के बेटे भी, उसका रीज़न मेरे अपने नज़दीक जब तक वो रिगर और वो जो रियल सेंस में जो हार्ड वर्क है जो एक आम बच्चा करके आता है, वो जब तक इनके उसमें नहीं होगा ना, इनको ये जब तक ये प्रोटेक्शन, जब ये अंडर द शेडो ऑफ देयर फादर्स ग्रेट नेम्स, तो इसलिए उन्हें आई थिंक इट्स नॉट ओनली हेयर। अगर आप दूसरी तरफ भी चले जाएं इंडिया में भी, तो आप देखें तेंदुलकर का बेटा भी जो है अभी तक स्ट्रगल कर रहा है, यानी वो खेल तो रहा है लेकिन ये कुछ नहीं कर रहा। सो ये हर एक के लिए वो है। हालांकि हम उनकी इसलिए बात नहीं कर सकते कि उनका नीचे का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा, स्कूल क्रिकेट बहुत अच्छी है उनकी, वो वहाँ से अच्छा सीख के आते हैं। श्रीलंका में भी लो लेवल की क्रिकेट बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज्ड है, स्कूल क्रिकेट बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ स्कूल क्रिकेट ऐसे ऐसी नहीं है। अब ये पढ़ते हैं HSN में या किसी अच्छे उसमें, तो वहाँ तो हार्डली वो अपने इन हाउसेज खेलते होंगे, सब कुछ करते होंगे, लेकिन आम लोगों के साथ तो नहीं खेलते। कोशिश करते हैं कि ये लोग भेजें, कुछ क्लब क्रिकेट खिला दें, ये कर दें, वो कर दें, लेकिन स्ट्रीट स्मार्ट बनना ज़रूरी होता है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। तो मज़ेदार किस्म का टॉपिक था, आज सोचा कि थोड़ा सा छेड़ लें। आज का मैच कैसा होगा पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कराची किंग्स। इंपॉर्टेंट मैच ऑन द पॉइंट्स टेबल। लेट्स सी हु विंस द गेम एंड हु विंस द रेस। मिलेंगे अगली ट्रांसमिशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।